हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु और वेलकम बैक टू चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों ये जो वीडियो ये थोड़ा सा हटके है क्योंकि ये जो वीडियो है नेपाल के बारे में। नेपाल में आएगी बड़ी आफत। आखिर क्या आफत आने वाली है नेपाल में और क्यों आएगी? क्या नेपाल में भी इमरजेंसी लगेगी? जिस तरह श्रीलंका का हाल हुआ है, जिस तरह से श्रीलंका में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह नेपाल में भी मुसीबत आने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या मुसीबत है जो नेपाल में आने वाली है और क्यों आएगी, कैसे आएगी और कब आएगी। क्या सच में आएगी या सिर्फ इस वीडियो में बताया गया है? चलिए वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे कि आखिरकार वो क्या मुसीबत है जो नेपाल पे आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वीडियो हम देखेंगे एनएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से। नेपाल में आएगी बड़ी आफत, बिग क्राइसिस इज कमिंग इन नेपाल, श्रीलंका नेपाल क्राइसिस चर्चा एपिसोड 39। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 4। क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि नेपाल श्रीलंका की तरह क्राइसिस में आ जाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि श्रीलंका जिस हालत में वो बहुत ज्यादा भयंकर है। क्योंकि श्रीलंका में इस समय चावल के दाम है करीबन 500 रुपए पर केजी, चीनी के दाम है करीबन 300 रुपए पर केजी। देश में पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है और देश में सारी बुनियादी चीजें नहीं है, दवाइयां और कई और चीजें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है श्रीलंका की। लेकिन क्यों नेपाल को लेकर भी ऐसी बातें कही जा रही हैं? रीजन है फॉरेन रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। और क्या वजह यही है सिर्फ? तो जानेंगे सरल भाषा में कि ये है क्या फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, और क्या सच में श्रीलंका जैसा कुछ होने वाला है, और श्रीलंका में जो हुआ है उसके पीछे की वजह क्या रही है। साथ ही कंपेयर करेंगे नेपाल को कि नेपाल की सिचुएशन क्या श्रीलंका के जैसे मैच खा रही है या नहीं, और इसको कैसे रोका जा सकता है। और साथ ही ऐसे हालात में आम लोग यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं जिससे नेपाल को राहत मिले और नेपाल में एक क्राइसिस ना आए। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साइड में बेल का आइकन होगा, उसको भी दबा लो, क्योंकि लेटेस्ट और ओरिजिनल कंटेंट आपको ऐसे ही मिलते रहे। साथ ही कमेंट जरूर कर देना कि नेपाल विल नेवर स्टॉप। दोस्तों, फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, दोस्तों ये वो संपत्ति है किसी भी देश की जिसका इस्तेमाल करके कोई देश दुनिया के कोई भी देश से सामान खरीद सकता है आसानी से, यानी कि आसानी से इंपोर्ट कर सकता है कोई भी सामान। दोस्तों, इन फॉरेन रिजर्व्स में ऐसी संपत्तियां यानी कि ऐसे एसेट्स रखे जाते हैं जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा सके सामान को खरीदने में, जैसे कि गोल्ड, यूएस डॉलर, साथ ही साथ ट्रेजरी बिल्स और ऐसी तमाम चीजें। और इसीलिए इसको कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार। मतलब कि ये किसी भी देश की वेल्थ को नापने का एक मीटर है। तो नेपाल का फॉरेन रिजर्व नेपाल का सेंट्रल बैंक रखता है और उसको मैनेज करता है। और नेपाल में क्राइसिस की वजह भी ये फॉरेन रिजर्व है, क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व करीबन 17% तक गिरा है फरवरी 2022 में, जो कि गिरकर करीबन 9.75 बिलियन यूएस डॉलर रह गया है, जो कि पिछले साल जुलाई 2021 में हुआ करता था करीबन 11.75 बिलियन यूएस डॉलर। तो नेपाल पर आने से पहले शॉर्ट में जानते हैं कि श्रीलंका के क्या हाल हैं। दोस्तों, आज श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व 2 बिलियन डॉलर से भी कम बचा हुआ है। साथ ही श्रीलंका को करीबन 4 बिलियन का तो सिर्फ कर्ज ही भरना है। और श्रीलंका ने इंडिया से क्रेडिट लाइन भी मांगी है, यानी कि पैसे की मदद मांगी है, जिसमें इंडिया करीबन 500 मिलियन डॉलर की मदद दे चुका है श्रीलंका को। साथ ही साथ 1 बिलियन डॉलर की और मदद दे रहा है श्रीलंका को, और श्रीलंका को और ज्यादा मदद चाहिए, इसीलिए श्रीलंका चाइना से भी मदद मांग रहा है। लेकिन नेपाल से जीडीपी में 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद, साथ ही साथ 2018 में टूरिज्म में दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद श्रीलंका की ऐसी हालत कैसे हो गई? दोस्तों, इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला रीजन है अप्रैल 2019 में 3 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट, जिसके चलते श्रीलंका में करीबन 269 लोगों की जान गई, जिसमें से 45 फॉरेन टूरिस्ट थे। और उसके बाद से श्रीलंका के टूरिस्ट पर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर 2019 में श्रीलंका में नए प्रेसिडेंट बने राजपक्षे। उन्होंने जनता के लिए वैट टैक्स को आधा कर दिया, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करें और कैश का फ्लो देश में बढ़े। लेकिन 2019 में कोविड-19 ही आ गया और लॉकडाउन के चलते लोगों ने पैसे खर्च ही नहीं किए, जिसके चलते सारा आर्थिक बोझ सरकारों के ऊपर आ गया। और फिर उन्हीं प्रेसिडेंट ने एक और खराब कदम उठाया। वो ऑर्गेनिक खेती को बहुत सपोर्ट करते थे, जिसके चलते उन्होंने एकदम से केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन ही कर दिया श्रीलंका में।
जिसके चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में करीबन 30% की गिरावट आई। वो श्रीलंका जो कि चावल पहले बाहर से नहीं खरीदता था, इसके बाद से उसको चावल भी बाहर से मंगाने पड़े और फिर से देश के ऊपर बर्डन आ गया, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीजों के लिए श्रीलंका आमतौर पर हर सामान इंपोर्ट ही कराता है और ये भी एक बड़ा कारण था। साथ ही एक और बड़ा कारण था बहुत सारा कर्ज। 2017 में श्रीलंका का कर्ज $64 बिलियन का था, जो श्रीलंका के जीडीपी का 95% तक था करीबन। यानी श्रीलंका जो एक साल में कमाता था उसका 94 से 95% श्रीलंका लोन में ही दे देता था। और इसमें से अधिकांश लोन यानी कर्ज उसने चाइना से लिया था। दोस्तों, चाइना मिलियंस डॉलर का कर्ज देता है छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, और अगर वो देश उस प्रोजेक्ट का कर्जा चीन को नहीं दे पाता टाइम पर, तो चीन उस प्रोजेक्ट को ही अपने कब्जे में कर लेता है। जैसे कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना ने ले लिया 100 सालों के लिए श्रीलंका से। तो अब जानते हैं कि नेपाल को क्या चीजें अफेक्ट कर रही हैं। पहली चीज, नेपाल श्रीलंका की तरह ही काफी ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। दूसरी बड़ी चीज, नेपाल का भी फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है। तीसरी चीज, नेपाल में हाल के दिनों में पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला है, जिससे कहीं ना कहीं एक अनस्टेबिलिटी आती है। साथ ही साथ कोविड-19 का भी एक सीरियस इशू देखने को मिला था नेपाल में। और चौथी चीज, नेपाल भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा लोन लिया है और चाइना से भी बहुत सारा लोन लिया है नेपाल ने। लेकिन अच्छी चीज ये कि माना जा रहा है नेपाल पर ये चीजें कम इफेक्ट करेंगी और श्रीलंका से थोड़ा डिफरेंटली ये काम करेंगी। टूरिज्म की ही बात करें तो श्रीलंका की जीडीपी करीबन 13% टूरिज्म पे ही डिपेंड करती है, लेकिन नेपाल में ये करीबन जीडीपी का 3 से 4% ही है। तो ये टूरिज्म फैक्टर काफी कम इफेक्ट करेगा और साथ ही नेपाल में इस समय टूरिस्ट आना भी शुरू कर दिए। साथ ही दूसरी चीज, नेपाल का फॉरेन रिजर्व श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व से करीबन 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा है अभी भी, तो क्राइसिस आने के कम चांसेस है। और तीसरी बड़ी चीज, नेपाल हर चीज के लिए दूसरे देशों पर नहीं डिपेंड करता है, जैसे कि अनाज, शक्कर और कई और चीजें, जो कि एक डिफरेंट ही सिचुएशन बनाता है नेपाल के लिए श्रीलंका के कंपैरिजन में। और चौथी चीज, लोन के मामले में नेपाल भी कई देशों से लोन लिया है, साथ ही चाइना से भी लोन लिया है, लेकिन नेपाल के लोन श्रीलंका के कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म लोन है। श्रीलंका के लोन जहां पर शॉर्ट टर्म लोन थे, यानी कि उसको जल्दी पैसा देना था, वहीं नेपाल को काफी लंबे समय बाद पैसा देना है। लेकिन अगर कुछ गलत कदम उठाए गए, साथ ही साथ पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है। तो नेपाल ज्यादातर अपने खाने पीने के सामान की आपूर्ति खुद ही करता है, लेकिन नेपाल जो सबसे ज्यादा आयात करता है यानी कि इंपोर्ट करता है वो है पेट्रोल, साथ ही आयरन और स्टील भी, साथ ही मशीनरी पार्ट्स करीबन 100.37 बिलियन रुपीस के इंपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो नेपाल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन ऑयल का और पाम ऑयल का। नेपाल में श्रीलंका जैसी सिचुएशन को रोकने के लिए नेपाल की गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट कदम भी उठाए हैं, जिसमें नेपाल की गवर्नमेंट ने कई लग्जरी इंपोर्ट्स पर रोक लगा दी है, साथ ही साथ सोने के इंपोर्ट पर भी रोक लगा दी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कई और लग्जरी आइटम्स पर रोक लगा दी गई है। और इससे बहुत ज्यादा नेपाल के फॉरेन रिजर्व्स को बचाया जा सकता है, जो कि पेट्रोल और कई और अहम चीजों को खरीदने में लगाया जा सकता है। अब बड़ी बात कि आप आम लोग क्या कर सकते हो नेपाल को इस सिचुएशन से बचाने के लिए और इस क्राइसिस को नेपाल में आने से रोकने के लिए। सबसे पहली बात, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और फेक न्यूज देखकर कोई कदम नहीं उठाना, जैसे कि सामान का स्टॉक करना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है तो लोग बहुत सारा सामान लेकर रखने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जरूरत से ज्यादा सामान लेकर अपने पास रख लेते हैं, तो मार्केट में सामान की कमी हो जाती है। और दूसरी चीज, लग्जरी आइटम जो कि इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी चीजें जो कि बाहर से मंगाई जा रही हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करें और हो सके तो ना ही इस्तेमाल करें। घरेलू चीजों का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाए तो इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है। साथ साथ जो एक्सपोर्टर हैं और जो सामान विदेशों में भेजते हैं, वो लोग अपना सामान और ज्यादा भेजने की कोशिश करें, जिससे कि नेपाल का फॉरेन रिजर्व और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और चौथी एक बड़ी चीज कि इस वीडियो को हर एक नेपाली तक शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को सही इंफॉर्मेशन पता चल सके और वो पैनिक ना हो फेक न्यूज और गलत नैरेटिव से जो कि ऑनलाइन मिल रहे हैं। और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं नेपाल को इस क्राइसिस से आराम से निकाल सकती हैं। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और ज्यादा अच्छे से काम कर सकूं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बहुत अच्छी लगी वीडियो, बहुत मजा आ गया हम लोगों को वीडियो देख के। सारी सच्चाई पता चल गई कि आखिरकार में क्या प्रॉब्लम थी श्रीलंका में और क्या प्रॉब्लम आने वाली है नेपाल में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने वहाँ के केमिकल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा भरोसा करते थे।
जिससे कि केमिकल डालने से कुछ सब्जियां, कुछ फल जल्दी बड़े हो जाते थे, खाने लायक हो जाते थे, उसके बाद वो लोग मार्केट में उतरते थे। लेकिन ऑर्गेनिक के बाद उनको टाइम लगा, और ऑर्गेनिक खेती में नुकसान भी होता है, बहुत सारे चीज़ें भी झेलनी पड़ती है। वहाँ पे जाकर के श्रीलंका के क्राइसिस वहाँ पे आने शुरू हो गए और धीरे धीरे वो क्राइसिस बढ़ते गए। यही चीज़ नेपाल में ना आए, इसी चीज़ों को समझाने के लिए इतना इसके बारे में इतना स्टडी किया गया, इतना वीडियो को एक्सप्लेन किया गया कि हर एक नेपाली तक ये वीडियो पहुँचे और वो समझे कि जो भी आइटम, लग्जरी आइटम बाहर से आ रहे हैं उनको ना खरीदा जाए, जिससे कि उसकी ज़्यादातर उसमें पैसा वेस्ट ना हो। ज़्यादातर घरेलू आइटम्स का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जो हमारे घर में बन रहे हैं उसी को इस्तेमाल करें, और वही चीज़ जब हम बाहर भेजेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो इसको और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ इसके अंदर बताई गई है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। जो लोन वाली बात है, जो कर्ज वाली बात है, वो नेपाल के पास लंबे समय तक के लिए है, लेकिन उसको भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंबा समय कब छोटा हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। इसलिए तरीके के साथ काम करना है, एकदम आराम से पेशेंटली काम करना है, कुछ भी इसमें हड़बड़ी में नहीं आना है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि सामान इकट्ठा करके रख लिया, कोई फेक न्यूज़ आई, हाँ भाई चावल ख़त्म हो रहे हैं तो 2 लोगों ने चावल भर लिए घर में, हाँ भाई आम खत्म हो रहे हैं तो लोगों ने आम भर लिया। तो इससे मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वो लोगों को दुकान पे सामान नहीं मिलता है, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको अपना ही नहीं, अपने आस पड़ोस वाले लोगों का भी ध्यान रखना है, उनका साथ देना है ऐसी मुसीबतों में। बल्कि हम तो यही चाहेंगे कि ऐसी मुसीबत ना ही आए, लेकिन फिर भी कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। ओके, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आज की वीडियो में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्यार की बरकरार रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसे और ढेर सारी वीडियो लेकर आऊँ और आपको शेयर करूँ। ओके दोस्तों, बाकी इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आपके पास है तो उसका लिंक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर इंस्टा पेज पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों का शेयर करूँगा। फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धमाकेदार तब तक के लिए।